अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज किंगडम प्रोटेस्टा में हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम प्रोटोजोन के डिफरेंट मेंटेनेंस फंक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। और प्रोटोजोआ जिनको हम बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म समझते हैं, ये सिंपल नहीं है बल्कि हाईली कॉम्प्लेक्स हैं और इनमें वो तमाम फंक्शंस जो किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जिसमें डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है, इवन ऑस्मो रेगुलेशन है, वो तमाम के तमाम फंक्शन इनके अंदर हो रहे होते हैं। इवन सेंसिटिविटी टूवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलाई वो भी इनके अंदर है। लाइट इनके ऊपर इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, पीएच इफेक्ट करती है। तो ये आम जो हमारा सिंपल बॉडी सेल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ जो प्रोटोजोन है वो कॉलोनीज़ में रहते हैं। उसने कहा हाउ सम प्रोटोजोन्स कॉलोनाइज इन ए कॉम्प्लेक्स, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to you can say differentiate whether they are multicellular organism or a single cell organism, क्योंकि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। ये अगर बाज़ औक़ात ये एग्रीगेशंस में रहते हैं लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। यही वजह है कि हम उनको सिंगल सेल के तौर पे डील करते हैं। लेकिन दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। जी, ये जब हम पढ़ेंगे कि मल्टी सेलुलरिटी कैसे डेवलप हुई तो उसमें हम देखेंगे। मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस इन प्रोटोजोआ, किस तरह से होम्योस्टेसिस हम कहते हैं टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। ये टर्म आपने याद रखनी है, होम्योस्टेसिस। हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। बॉडी स्ट्रक्चर, अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपको अगर आपकी बॉडी जो है उसमें फ्लूइड लेवल को बरकरार रखा जाता है, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर एक ख़ास सतह पे रखा जाता है, आपका टेम्परेचर बॉडी का एक ख़ास सतह पे रखा जाता है, और जैसे फ्लक्चुएशन बॉडी के अंदर आती है तो बहुत सारे सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं जो उसको ठीक करते हैं, जो उसको मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गर्मियों के अंदर आपने पानी ज़्यादा पिया हुआ है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और आपकी बॉडी हीट अप हो रही है तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है ड्यू टू, वो एक अलग से फिनोमेना है जिसको हम और तरह से देखेंगे। और बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर आप पी लेते हैं तो यूरिनेट फ्रीक्वेंटली। अगर कम पीते हैं तो आप द रिवर्स थिंग्स टेक्स प्लेस। आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो आपको भूख फील होती है, आपको उस चीज़ की तलब होना शुरू हो जाती है। यू फील थर्स्टी, यू फील स्टार्व्ड। तो ये चीज़ें जो हैं ये होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए बॉडी ये कोशिश करती है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ये कोशिश करती है कि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया जाए। सेम थिंग हैपेंड इन प्रोटोजोआ आल्सो। बॉडी सपोर्ट, इसके लिए पहला जो इनका एट्रीब्यूट है बॉडी सपोर्ट है। बॉडी की एक स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पे और आम तौर पे इसमें पेलिकल और साइटोप्लाज्म काम करता है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एक फ्लूइड सेमी फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होती है। आपको पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा था कि ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। तो ये अगर इसके नीचे कोई एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होगी तो ये बॉडी को बरकरार नहीं रख सकेगी। सो देयर इज़ पेलिकल प्रेजेंट विच इज़ ऑफ कोर्स प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है और ये स्लाइटली हार्ड है और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे है। जैसे आपने देखा ना ऊपर एक सॉफ्ट कोई कवर हो तो उसके नीचे एक हार्ड कवर होता है, वो पेलिकल बिल्कुल उसी तरह। साइटोप्लाज्म इटसेल्फ है साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन जो माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट पे मुश्तमिल होता है और बॉडी को टर्जेड रखता है और उसकी शेप को बरकरार रखता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये अपनी शेप को बरकरार रखते हैं। बहुत सारे प्रोटोजोन ऐसे हैं जिनमें बाकायदा स्केलेटन भी है, बाकायदा प्रोटेस्ट भी बना हुआ। जब हम आगे फोरामेनिफेरा वगैरह पढ़ेंगे तो उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म प्रोटोजोन के अंदर दो तरह का है, वन इज़ द एक्टोप्लाज्म एंड अदर इज़ द एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज़ स्लाइटली मोर यू कैन से रिजिड स्ट्रक्चर और क्लियर है। ठीक है, एंड इनर एंडोप्लाज्म इज़ मोर ग्रैनुलर एंड इट्स कंपैरेटिवली मोर फ्लूइड लाइक, ये आपने याद रखना है।
ये एक डायग्राम है, ये जो सेल की, इसमें डिफरेंट आप देखें, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम, साइटोफेरिंक्स, फ्लैजेलम, इसके अंदर फ्लैजेलम के अंदर बहुत सारे, ये अगर यूग्लिना को आप देखें तो उसके अंदर फ्लैजेलम होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, पेलिकल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और साइटोपाइज है, फूड वैक्यूल है। बहुत सारी टर्म्स से आप वाकिफ़ है, साइटोपाइज वगैरह की आगे हम जिक्र करने जा रहे हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं टू मेंटेन ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड बैलेंस है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करना, उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। मोस्ट marine protozoans have solute concentration similar to that of other environments. फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के साथ एक और मसला है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन की बॉडी है वो बेसिकली हाइपर ऑस्मोटिक है। हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब ये होता है कि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है प्रोटोजोआ के अंदर, सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रोटोजोआ की बॉडी के अंदर ज़्यादा है, और बाहर जो पानी है वो फ्रेश वाटर है उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। सो व्हाट हैपन कि पानी बाहर से इंटर होता है बॉडी के अंदर, उस पानी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो फट जाएगा। जो आप देखें, अगर जैसे आप कोई भी आप चने भिगो दें पानी के अंदर तो वो फूल जाते हैं, क्या होता है, पानी सेल्स के अंदर चला जाता है, बाहर पानी ज़्यादा होता है, अंदर खुश्की होती है तो वो कम होती है एक मिकदार पानी की। सेम थिंग हैपन, जैसे आप पानी के अंदर कोई चीज़ भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है, तो ये भी बस्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, इनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सो उसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं इनके अंदर जो कंटिन्यूसली पानी को बाहर निकालते रहते हैं। ये वैक्यूल्स बाज़ का तो ये एग्रीगेट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं और बाज़ का परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर। उसके बाद इंजेस्शन ऑफ फूड है। फूड किस तरह से हासिल करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम डिज़ोल्व फूड जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लिया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बॉडी जो है प्रोटोजोआ की वो एनर्जी यूज़ करती है और जो बाहर फूड पार्टिकल होते हैं उनको इनसाइड ले जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी मूवमेंट होती है मटेरियल की जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन होती है। सो सम प्रोटोजोन इंजेस्ट होल और द पार्टिकल ऑफ द फूड। एंडोसाइटोसिस होती है, फूड को उनकी बॉडी के साथ टच करता है और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और वो फूड को इनसाइड ले जाते हैं और उससे फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं। सम प्रोटोजोआ इंजेस्ट फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स और गलट। बाज में जो है वो माउथ बना हुआ होता है जिसे साइटोफेरेंक्स कहते हैं, और उससे ये अपने फूड को इनसाइड लेके जाते हैं। बाज़ का जो है ये जो फूड मटेरियल इनसाइड जाता है अगर वो एब्जॉर्ब है और स्मॉलर पार्टिकल में तो उसको बहुत ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए ये लाइसोसोम के साथ मिलते हैं और फूड वैक्यूल्स जो है वो जो बने होते हैं, जो एंडोसाइटोसिस से बने हैं, वो लाइसोसोम के साथ मिलते हैं और लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और उसके अंदर डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। फिर ये फूड वैक्यूल पूरी एनिमल के अंदर मूव करता है। इस मूवमेंट का मकसद ये होता है कि जैसे जैसे डाइजेशन होती जा रही है तो न्यूट्रिएंट जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होते जा रहे हैं। वो अल्टीमेटली जो रेजिड्यू रह जाता है उसको इजेक्शन वैक्यूल कहते हैं, और ये या तो बॉडी सरफेस से एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे एंडोसाइटोसिस हुई थी, बल्ज इन हुई थी, जो मेम्ब्रेन है अब ये बल्ज आउट होती है और वो बाहर की तरफ आउट पॉकेटिंग की सूरत में निकाल दिया जाता है। और सम टाइम टेम्परेरी पोर डेवलप होता है जो बाद में ख़त्म हो जाता है, इसको साइटोपाइज कहते हैं, ये जो शुरू में हमने देखा था सेल के अंदर। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इनके अंदर बॉडी सरफेस पानी के अंदर है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है और पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें को स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम उस तरह से नहीं होता, क्योंकि ख़ासतौर पे स्मॉलर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। जो हायर एनिमल है उनके अंदर तो ज़ाहिर है गिल्स हैं और मैनी अदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, फ्लूइड भी है रेस्पिरेटरी, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है
जो ऑक्सीजन है बॉडी सरफेस एरिया बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी साइज़, तो वो सरफेस एरिया जो है वो उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है इनको वाटर के अंदर। और इसी तरीके से जो अमोनिया बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है अमोनिया होती है। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो अमोनिया रिलीज़ होता है विच इज़ टॉक्सिक। कोई भी एनिमल अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया की मिकदार एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा नहीं रख सकता, उसको फ़ौरन बाहर निकालना पड़ता है। तो उस अमोनिया को निकालने के लिए भी वाटर यूज़ होता है, और पानी में अमोनिया जो है वो डिज़ॉल्व होता रहता है। चूँकि गैस की फॉर्म में होता है तो पानी के अंदर डिज़ॉल्व होता रहता है, इसलिए एक्सक्रीशन के और रेस्पिरेशन के बहुत बड़े मसाइल प्रोटोजोन को नहीं होते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटोजोन्स आर एक्वेटिक और लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अगर वो पैरासाइट भी हैं तो वो फ्लूइड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं विद टाइम चलती जाएंगी। आपके असाइनमेंट्स के लिए टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों ने अपने GR और CR को देने, वो आज मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा, तो उससे आप ज़्यादा बेहतर आपको गाइडेंस मिल जाएगी।